हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें पढ़ने वाले क्यू फैक्टर के बारे में, या क्वालिटी फैक्टर, इसी को बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर बोलो या क्यू फैक्टर बोलो। ठीक है, जैसे ये होता क्या है, हम जैसे मान लीजिए कोई रेडियो स्टेशन सुनते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, या फिर कोई चैनल, ठीक है, टीवी चैनल भी। तो अब जब टीवी चैनल सुनते ही नहीं है, देखते भी है। ठीक है, चलो ठीक है। अब रेडियो स्टेशन जैसे ही हम मान लो ट्यून करते हैं 98.1, ठीक है, 98.3 या 91.1 रेडियो सिटी, चलो याद है मुझे उसका चैनल का। तो 91.1 जब ट्यून करते हैं तो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी का सप्लाई होता है। ठीक है, और उसका क्लियर वॉइस हमें सुनाई देता है। उससे पहले उससे बाद भी थोड़ा थोड़ा आवाज आते रहता है, ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। ओके, तो वहां पर जब मैक्सिमम एनर्जी होता है 91.1 पर, तो उसका फैक्टर कितना है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। मतलब जो आवाज आ रहा है या जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो साथ में है, तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, दैट इज नोन एज क्यू फैक्टर। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए तुमको बोर्ड पर आना पड़ेगा। वैसे हमने डेफिनेशन लिख रखा है, मतलब प्रैक्टिकली मैंने इस चीज समझा दिया कि उस पर्टिकुलर वॉइस या पर्टिकुलर ऑडियो वीडियो जो हम सुनते हैं उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। और वो एक नंबर होता है, ठीक है, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो जस्ट नंबर है। अब देखो, इट इज ए रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर, दोनों ही केस में ले सकते हैं, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एट रेजोनेंस। मतलब ये रेशियो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड या कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का एट रेजोनेंस कंडीशन पर, जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तब का। समझ में आ रही बात है? तो अब इसको लिखो, क्या कहता है ये देखो, क्यू फैक्टर क्या है या क्वालिटी फैक्टर क्या है इसका। अगर मान लो क्यू फैक्टर इसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो लिखो ये क्यू फैक्टर क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, अक्रॉस इंडक्टर L अपॉन PD अक्रॉस R। ठीक है, और इसी चीज को लिख सकते हैं आप PD अक्रॉस C अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब देखो PD अक्रॉस L निकालना है, तो I नॉट इंटू XL अपॉन I नॉट इंटू R एट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पर है ये XL कहां से आया? ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा रखा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में भी पढ़ रखा है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस का XL एंड I नॉट जो है ना उसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि रेजोनेंस पर बात हो रही, रेजोनेंस पर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। और यहां पर लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तुम लिखना होगा तुमको XC अपॉन I नॉट इंटू R। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो I नॉट कैंसिल हो जाएगा, XL अपॉन R और XC अपॉन R। ठीक है, अब ये जो है ना, यहां देखो XL को क्या लिखोगे तुम, ओमेगा L अपॉन R, और XC को क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। क्या हम इतनी बातें क्लियर है? और ये जो ओमेगा L है और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा RC है, ये ओमेगा R क्या है? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो है एट रेजोनेंस। क्लियर? तो अब इसको तुम करोगे मैनिपुलेट, तो तुमने एक चीज पढ़ा है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, यहीं पर लिख देता हूं, यहां सिंस ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है, हम इस चीज को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हम इसको इंडक्टर एंड कैपेसिटर के टर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर लगा क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तो इन्हीं के टर्म में हम लाना चाहते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तुमने निकाला है LCR सर्किट में, कितना निकाला है? 1 अपॉन अंडर रूट L इंटू C।
क्या इतनी बातें हैं क्लियर? अब इसको तुम यहां पर लिखोगे अंडर रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, और इस चीज को अगर 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी है, ठीक है, तो 1 अपॉन आर सी को अगर लिखेंगे तो अंडर रूट एल सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर, नहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बताओ मुझे, अंडर रूट एल इंटू सी अपॉन 1 अपॉन सी अपॉन आर, ये आर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? अब ये जो चीजें है ना, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल एल कैंसिल, एल अपॉन सी, और ये सी कैंसिल हो जाएगा यहां से, देखो इधर, तो 1 अपॉन आर अंडर रूट ये सी, तो एल अपॉन सी। क्या हमें बातें इतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ओके, मतलब दोनों ही केस में क्वालिटी फैक्टर जो है क्यू फैक्टर का हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब बताओ मुझे क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन तुम याद तो रखोगे, ठीक है, याद तो रखोगे, हाँ? तो ये जो क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, इसको अंडर कवर कर लो। अब इसमें हमें ये चीज नोट करना है, यहां पर एक दो बातें लिखनी है, क्या कि क्यू फैक्टर जो होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हियर Q factor is unitless and dimensionless physical quantity। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये सब चीज जो है Q फैक्टर, ओके, तो Q फैक्टर क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात कि जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा Q फैक्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या करेगा, उतना ही कम होगा। तो एज R इंक्रीजेस Q फैक्टर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? तो ये था सिंपल सा एक्सप्रेशन क्वालिटी फैक्टर का, क्या है हमने तुमको समझा दिया था। अब इसका दूसरा अनदर डेफिनेशन भी है जो तुमसे पूछा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, बैंडविड्थ क्या होता है इन सब के आधार पर। तो इसको रफ करते हैं और फिर उसको देखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। हम समझेंगे क्वालिटी फैक्टर का दूसरा डेफिनेशन, ठीक है। पहला तो हमने समझ लिया था, मैंने बताया इसका दूसरा डेफिनेशन भी होता है बैंडविड्थ के टर्म में, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं, देखते हैं एक बार। पहले ये देखो, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। देखो रेजोनेंस ओमेगा आर में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो आप जानते हैं, ओमेगा आर इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या है कि दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है, जहां पर करंट का जो वैल्यू हो जाता है वो IRMS वैल्यू के बराबर होता है। अब अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू कितना होता है, पीक वैल्यू। तो उससे आगे और उससे पहले दो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी वही बात एक ही है, ठीक है। तो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उस दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां पर होना चाहिए, जहां पर करंट का वैल्यू जो हो जाता है वो IRMS के इक्वल हो जाता है, ठीक है, या फिर I0 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो जाता है। क्लियर आ रही बातें समझ में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे बढ़ो, देखो द डिफरेंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन एट IRMS वैल्यू इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसको कहते हैं बैंडविड्थ, डिफरेंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन एट IRMS वैल्यू। अब देखो ये समझने वाली बात है, यहां पर ओमेगा आर जो है ना रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें बैंडविड्थ का डेफिनेशन लिखना है, तो क्या लिखें, बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ क्या होगा बेटा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ओमेगा इतना तो ये डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब ओमेगा
माइनस ओमेगा 1 जो है, तो ओमेगा 2 के जगह पर मान लो सपोज करो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ओमेगा और ये भी डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा 2 जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा होगा, मतलब W1 से WR के बीच का एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ओके। तो ये माइनस है और फिर ये ओमेगा आर जो है ना, ये कितना होगा ये बताइए मुझे। इसमें से ये जो इसको अगर हमें लिखना है, इसमें हमने ओमेगा 2 में तो ऐड कर दिया हमने, अब ओमेगा 1 में क्या हम करेंगे, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा कर लेंगे, नहीं तभी तो ये मिल जाएगा। इसमें WN लिखना है तो ओमेगा आर माइनस से इतना सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये मिल जाएगा, और इसमें इतना ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ओमेगा है। सेम ही डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि ये जो मिल रहा है ना, ये पॉइंट जस्ट अपोजिट इसके पॉइंट पर है। अच्छा चलो, ये बैंडविड्थ तो चलो पहले एक बार बैंडविड्थ समझा देता हूँ, फिर ग्राफ भी समझ लेंगे। अभी समझा देते हैं इसको, देखिए इसको खत्म कीजिए। ये ओमेगा आर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो यही है आपका डेफिनेशन, ओके। अभी और काम करना, पोस्टमार्टम करना है इसका। वो एक्सप्रेशन जो आपकी क्वालिटी फैक्टर का निकाले थे Q = 1/r√L/C, वो भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम पहले इस ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, देखो ये ग्राफ है पूरा, ये इस तरह से। अब कैसे है, तुमने पढ़ा होगा पीक वैल्यू जो LCR सर्किट में होता है करंट का, वो इस तरह से लिखते हैं R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना लिखते हैं। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो, मान लो तुम ओमेगा के टर्म में इसको लिखो, क्लियर करने के लिए हम यहीं पर ये चीज लिख लेते हैं, ओमेगा नॉट आई नॉट, और ओमेगा के टर्म में लिखोगे तो कितना लिखोगे, R² प्लस 1 या ओमेगा L 1 ओमेगा C स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। मान लो सपोज करो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये क्या है, करंट है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या बेटा, ये करंट है और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। ये करंट है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये तो वैसे लिखा था तो उसी से समझ जाओगे, तो बच्चे तो हो नहीं। अब देखो, ओमेगा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यहां पर 0 हो जाए, तो ये 1/0 क्या कर देगा, क्या होता है 1/0, इन्फिनिटी। अब ये पूरा टर्म जो है ना, ये पूरा टर्म, नीचे वाला टर्म ही इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी टेंस करेगा। तो V0/∞ क्या देगा बता मुझे, वो 0 देगा, लगभग 0 के इक्वल होगा। तो यहां से तो क्लियर है कि ये 0 होगा, यहां पर नीचे आएगा, ओके। अब हम आगे बढ़े। अगर मान लो तुम इस वैल्यू को, ये तो क्लियर हो गया कि इसका पहला पॉइंट हमें मिल गया, ओके। लेकिन इसका एक पीक पॉइंट होगा, तो वैसे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पीक पॉइंट के लिए V0/R हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर पीक वैल्यू निकलेगा। कब, जब ओमेगा L = 1/ωc हो जाएगा। और ये चीज हम जानते हैं कब होता है, जब रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो रेजोनेंस वैल्यू पर, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर I0 की वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। जैसे ही हम ओमेगा आर से आगे बढ़ेंगे, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मान लो इन्फिनिटी हमने कर दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो 1/ωc तो ऑफर 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टेंस कर रहा है इन्फिनिटी। लेकिन ओमेगा एल की जो वैल्यू होगी वो कितना टेंस करेगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ I0 लगभग कितना टेंस करने लग जाएगा, 0 पे। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो एक ग्राफ जो बना हुआ है, इसका यहां पर पीक वैल्यू होगा, और इससे पहले ये कैपेसिटर के इन्फ्लुएंस में होगा, मतलब कैपेसिटिव सर्किट होगा। इससे पहले कैपेसिटिव सर्किट, समझ में आ रही बात है इतनी। और इसके बाद जो होगा वो इंडक्टिव सर्किट होगा। सर्किट एक बार और समझा दे तो क्यों ऐसा होगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब ओमेगा की वैल्यू को हम वैरी करा रहे हैं, सबको रफ कर दो और इस चीज को थोड़ा समझ लो। जब हम ओमेगा की वैल्यू को वैरी करा रहे हैं, तो ये क्या है, XL है, सॉरी XC है, ये 1/ωc, और 1/ωc
और ओमेगा एल जो है ना वो कितना है, एक्सएल है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर मान लो ओमेगा की वैल्यू हम जीरो कर दें, ये जीरो कर दे तो 1/∞ हो जाती है, एक्सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती, और वो क्या कर देता है, पूरे सर्किट को जीरो कर देता है। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर इसी से डिसाइड होता है कि इसका तो इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं हुआ, ओमेगा एल जब ओमेगा जीरो होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से यहां तक कैपेसिटर का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, डोमिनेट कौन कर रहा है यहां तक। अब जैसे ही तुम इन्फिनिटी करोगे तो एक्सी का वैल्यू लगभग क्या टेंस करने लग जाएगा, जीरो, और एक्सएल डोमिनेट करेगा, इसलिए हम इंडक्टिव सर्किट लेते हैं। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही? ये ग्राफ तुमको समझ में आ गया होगा। हमने 2 पॉइंट लिए यहां पर, ये 2 पॉइंट जो है ना वो W1 एंड W2 है, 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताता है, जिसके डिफरेंस से हम बैंडविड्थ निकालते हैं। क्या हमें पता है? ये डिफरेंस है W1 एंड W2, उसके डिफरेंस से हम बैंडविड्थ निकालते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट पर जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, I0/√2 होगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही। और ये I0/√2 जो होता है वो IRMS की वैल्यू देता है। क्लियर है इतनी बातें? ओके, तो आगे बढ़े। ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। बैंडविड्थ मैंने पहले ही समझा दिया था कि यहां पर करंट जो है ना IRMS वैल्यू के इक्वल होता है, तो वहां के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस गिव्स अस बैंडविड्थ, ठीक है। अब ये जितना शार्प होता जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस वैल्यू जितना शार्प होता जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उतना ही क्वालिटी फैक्टर और बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का W1 - W2 या W2 - W1 का वैल्यू जितना कम होगा, ये जितना पीक और बढ़ता जाएगा, तो इस W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि IRMS वैल्यू शिफ्ट होता जाएगा उसी के हिसाब से। समझ में आ रही बात है? तो इसी को कहते हैं ये बैंडविड्थ, मतलब जहां पर करंट का वैल्यू जो हो जाता है वो IRMS वैल्यू के इक्वल हो जाता है, या I0/√2 टाइम्स के इक्वल हो जाता है, तो वहां के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ देता है। अब हमें डेरिवेशन करना है, इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं, इसको रफ करते हैं और डेरिवेशन पढ़ाते हैं। देखो, एक बात तो यहां से समझो कि क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन जो कहता है वो क्या कहता है, Q फैक्टर इक्वल टू, Q फैक्टर जो है वो कहता है WR/W2 - W1, ओके। और तुमको ये जो है ना, ये इस WR/2ΔW, ओके, तुमको इस W1 एंड W2 की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा R की वैल्यू निकालती है, और सारा जो एक्सप्रेशन 1/R√L/C जो क्वालिटी फैक्टर का निकाला था वो निकालना है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा लंबा जाएगा, ठीक है, तो लेकिन है जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और कुछ इसमें माथाफोड़ी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और W1 एंड W2 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, देखो समझो, इसको एक बार रफ करना पड़ेगा तब पूरा एक बार एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, यहां से कुछ कर सकते हैं तो वो लिख देते हैं, एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर रफ ही कर लो। देखो, एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर I = V0। LCR सर्किट में करंट का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, V0/√R² XL - XC का स्क्वायर, V0/√R²। इसी चीज को XL XC को लिखोगे तो ओमेगा L - 1/ωc हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही तो आगे बढ़ो। तुम I की वैल्यू कितना लिख सकते हो, ω1 और ω2 निकालना है तुमको। ओमेगा की वैल्यू 2 ही होगी, और वो जो वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालनी, उस पर करंट की वैल्यू कितनी होती है वो बता मुझे, I0/√2, ओके, V0/√R² प्लस ओमेगा L - 1/ωc, ओके, और V0/√2R, ठीक है, और ये √2R है, तो V0/√R² ओमेगा L - 1/ωc का स्क्वायर। अब देख, ये V0 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ के ये जो रेजिस्टेंस है उसको तुम इक्वेट कर लोगे, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। अगर क्रॉस कर भी लो तो कितना हो जाएगा, R² प्लस ओमेगा L 1/ωc का स्क्वायर इक्वल टू √2R, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, स्क्वायर, और ये 2r स्क्वायर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्लस आर होगा, ये यहाँ नहीं भी लिखा रहता है तो प्लस आर का ही साइन आता है। देखो ये डेरिवेशन मैं करे जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। जिस सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये क्यों इक्वेट किया वो भी क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। इस वैल्यू पर हमें निकालना है, क्योंकि आईआरएमएस वैल्यू पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसलिए हम करंट को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब बाकी सब मैथमेटिक्स है, ठीक है, जैसे यही तक फिजिक्स था, बाकी मैथमेटिक्स है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस माइनस आर, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और अगर इतनी बातें समझ में आई तो अब देखो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस माइनस आर होने का मतलब है कि इसके दो रूट्स होंगे। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो है ही दो रूट्स। अब देखो प्लस आर पर ओमेगा 1 होगा या माइनस आर पर होगा, ये डिसाइड करना है। ये डिसीजन इससे पता चलेगा कि प्लस 1 जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाले में है या इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले में या इंडक्टिव सर्किट में है। तो ये जो W1 है ना, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाले साइड में है या कैपेसिटिव सर्किट के इन्फ्लुएंस में है। तो तुम इंडक्टिव छोटा में से बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या होगा? नेगेटिव ही तो होगा। मतलब W1L माइनस W1C जब लिखोगे तो माइनस आर होगा। तो ये पहला इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन बनाओ, इसमें दूसरा इक्वेशन इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, W2L माइनस 1 अपॉन W2C प्लस आर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको रफ करो, और इसकी अब ज्यादा आवश्यकता होने वाली नहीं है तो इसको रफ कर देता हूं मैं। अब ये तुमने ड्रा कर लिया होगा, ये होप, और मैं साइड लग जाता हूं, पूरा नोट कर लो, ठीक है। सिंपल सा है, कर लिया होगा नोट, पॉज कर लो फिर नोट कर लो, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो ये यहां से W1 एंड W2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इससे बैंडविड्थ का वैल्यू पता चलेगा, और बैंडविड्थ का वैल्यू पता होने से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? नहीं, WR की वैल्यू तो पता ही है, क्योंकि Q क्या होता है? ओमेगा R अपॉन डेल्टा W। नहीं तो ये मैं रफ कर देता हूं, ये तो सिंपल ही है। देखो इधर इस दोनों को तुम क्या करो, पहले ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो। देखो ऐड करोगे ना तो माइनस आर प्लस आर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये W1L प्लस W2L, ठीक है। और माइनस में कॉमन ले लो। देखो इधर यहां पर 1 अपॉन ओमेगा 1C प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2C, और ये हो जाएगा 0। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये W1 प्लस W2 से तुम क्या कॉमन ले लोगे? L ले लोगे, और 1 अपॉन C से क्या कॉमन लोगे? 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो W1 प्लस W2 L माइनस 1 अपॉन C, अब ये W1 W2 है, W2 प्लस W1 0, ओके। तो W1 प्लस W2 और L माइनस 1 अपॉन C 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 0। W1 प्लस W2 नॉट इक्वल टू 0। ये किसी भी दो फ्रिक्वेंसी का एड फ्रिक्वेंसी वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, या एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह लो, उसका सम कभी 0 के इक्वल होगा नहीं। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ो और इस पर आओ। ये L अपॉन 1 अपॉन C 1 अपॉन W1 W2 इक्वल टू 0, और L इक्वल टू, ये L है, इक्वल टू 1 अपॉन C 1 अपॉन W1 W2, ओके। और ये चीज इधर लिखोगे तो 1 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू LC, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा कितना है? 3rd। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? अब इतनी बातें समझ में आ रही तो इसको तुमको रफ करना पड़ेगा इस साइड, और इस बार अभी हमने एडिशन किया है, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें से सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
एक काम करते हैं, स्टार्ट यहां से कर देता हूँ, इधर रब करके कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? तो देखो W2L माइनस W1L इक्वल टू, ये W1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये चीजें यहां पर क्या होगा बताओ मुझे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 1W2C। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/ωc, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो बताएं। तो आगे बढ़ते हैं, W2 माइनस W1 और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा बताओ मुझे। 1/1C तो होगा ही, ω2 माइनस 1/ω1 इक्वल टू प्लस 2R। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, इसको रफ किया जाए इस साइड को, ठीक है, और आगे बढ़ा जाए। देखो ω2 माइनस W1, ठीक है, और ये जो है ना 1/C है, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको करो W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू W2, इसको रफ करने पर और प्लस 2R। W2 माइनस W1 इंटू L माइनस 1/C, इसको माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W1 W2 2R। ओके, और ये W2 माइनस W1 इंटू L प्लस 1/C इंटू 1/ω1 ω2 प्लस 2R, ठीक है। 1/ω1 प्लस 1/ω2 तूने इक्वेशन 3 में लिख रखा है, थोड़ा सा डेरिवेशन है ऐसा, नींद आने लग जाती है बच्चों को, ऐसे कोई नहीं, क्या करोगे, एक ही तो है। अब देखो ऐसे तो सिंपल सा काम है, बस मैथमेटिक्स लगा दो, एक बार माइनस कर लेना, एक बार देखो इधर W1 अपॉन W2 को क्या लिखते हैं, LC और 2R, और CC कैंसिल हो जाएगा, तो W2 माइनस W1 इंटू L प्लस 2R, ठीक है। W2 माइनस W1 इक्वल टू 2R अपॉन 2L, ये कैंसिल हो जाएगा, W2 माइनस W1, प्यारे बच्चों R अपॉन L। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये बैंडविड्थ W2 माइनस या ω2 माइनस ω1, W2 लिखो या वही बात है, तो ω2 माइनस ω1 R अपॉन L है, तो Q फैक्टर क्या लिखेगा तुम बताओ मुझे। Q फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, ω/R अपॉन W2 माइनस WN की वैल्यू निकल गई मुझे, तो ω/R के जगह पर कितना लिखोगे, √LC अपॉन ये क्या है देखिएगा R अपॉन L, ये W2 माइनस W1 की वैल्यू। अब हमें बता √LC इंटू L अपॉन R, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/R √L अपॉन C। क्या बात समझ में आ रही है, Q इक्वल टू 1/R √L अपॉन C। क्लियर है? तो बता, क्वालिटी फैक्टर ये एक्सप्रेशन था जस्ट, और निकालना था, बाकी तो बातें समझ में आ गई। पहले वाला एक्सप्रेशन भी यही आ रहा था, बाद वाला भी यही आया है, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, वैसे अच्छा तुमको पहला वाला ही लगेगा। 2 लाइन में हो गया था डेरिवेशन, देख लेना कि कैसे, एक तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, दूसरा तुम अपना टाइम देख लेना, शुद्धता देखना, शुद्धता में वही ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि क्योंकि एक्सप्रेशन था तुमको पढ़ना। ओके, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।